Welcome again to this channel, English Your Fingertips. Students, today we are going to explain 8th chapter of Flamingo, class 12th, CBSE board. Name of the chapter is Going Places and author of the chapter is A.R. Barton. Students, CBSE बोर्ड की कक्षा 12 के फ्लेमिंगो नामक किताब का 8वां चैप्टर यानी प्रोज का आज 8वां चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, जिसको हम लाइन टू लाइन डिटेल हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस और जो चैप्टर के राइटर हैं, चैप्टर के ऑथर हैं, उनका नाम है A.R. बार्टन। स्टूडेंट्स, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस गोइंग प्लेसेस में जो ऑथर हैं उन्होंने 2 गर्ल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। जो 2 लड़की होती हैं वो क्लासमेट होती हैं, अच्छी फ्रेंड होती हैं, लेकिन उन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। एक लड़की जिसका नाम सोफ़ी होता है वो डे ड्रीमर होती है और जो दूसरी लड़की जिसका नाम जेंसी होता है वो प्रैक्टिकल होती है। तो दोनों की थिंकिंग डिफरेंट होती है। और इस चैप्टर में जैसा कि आजकल जो टीनेजर्स होते हैं वो अपने किसी न किसी रोल मॉडल को बना करके रखते हैं और जो पर्सनैलिटीज़ होते हैं या हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन या फिल्म हीरो एक्ट्रेस और एक्टर और एक्ट्रेसेस, उनको वो रोल मॉडल मानते हैं और एक तरह से उनको इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे कि भगवान को ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस तरह की कुछ यहाँ पे भी जो है इस चैप्टर की स्टोरी है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, लाइन टू लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। गोइंग प्लेसेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अबाउट द ऑथर देखते हैं। ऑथर का नाम है A.R. बार्टन। A.R. बार्टन इज ए मॉडर्न राइटर। वो मॉडर्न राइटर है। वो लिव्स इन ज्यूरिच एंड राइट्स इन इंग्लिश। जो ज्यूरिच में रहती हैं और इंग्लिश में लिखती है। इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, जो गोइंग प्लेसेस नाम की स्टोरी है, बार्टन एक्सप्लोर द थीम ऑफ एडोलसेंट फैंटासीज। तो इस चैप्टर में गोइंग प्लेस नाम की कहानी में जो बार्टन हैं वो क्या एक्सप्लोर करते हैं? एडोलसेंट की थीम यानी एडोलसेंट की विषय वस्तु को वो एक्सप्लोर करते हैं और उस टाइम जो फैंटासीजिंग होती है यानी कल्पना करते हैं, एंड हीरो वर्शिप जो होती है। जो बच्चे होते हैं, एडोलसेंट का मतलब होता है युवावस्था, यानी 14-18 के बीच की जो अवस्था होती है उसको एडोलसेंट कहते हैं। और उस समय जो बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की, उस समय जो वो फैंटासीज़ में होते हैं। फैंटासीज़ का मतलब एक तरह से कल्पनाशील होते हैं, कल्पना करते हैं किसी भी चीज़ की, वास्तविकता से परे हट करके। और हीरो वर्शिप का जो उस टाइम होता है वो हीरो वर्शिप यानी कोई भी जो सेलिब्रिटीज़ होती है वो उनको अपना हीरो मान लेते हैं और एक तरह से जैसे भगवान की पूजा की जाती है इस तरह से उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ ऑथर ने इस चैप्टर में इसी चीज़ को एक्सप्लोर किया है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स स्टोरी क्या है। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। क्या कहते हैं राइटर? व्हेन आई लीव, सोफी सेड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक। अब देखिए यहाँ 2 लड़कियाँ हैं, एक सोफ़ी और एक जेंसी। दोनों स्कूल से आ रही हैं और दोनों फिर बातें कर रही हैं। तो जेंसी क्या कहती है? व्हेन आई लीव, सॉरी सोफ़ी कहती है व्हेन आई लीव कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक। तो सोफ़ी कहती है अपनी फ्रेंड जेंसी से कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आते हुए। व्हेन आई लीव का मतलब जब मैं स्कूल छोड़ूंगी। इट मीन्स बोथ द गर्ल्स आर गोइंग टू पास आउट फ्रॉम द स्कूल, यानी दोनों लड़की स्कूल से पास आउट होने जा रही हैं। तो स्कूल से पास आउट होने जा रही हैं तो वो क्या करेंगी इस बारे में दोनों डिस्कस करती हैं। तो सोफ़ी कहती है कि व्हेन आई लीव, सोफ़ी सेड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक। बुटीक होता है स्टूडेंट्स वस्त्रालय जिसको कहते हैं, जहाँ पर फैशनेबल और डिजाइन वाले जो रेडीमेड क्लॉथ्स हैं आपको मिलेंगे।
और उस तरह के आप डिज़ाइन के, अलग अलग तरह के डिज़ाइन के वहाँ आप तैयार भी करा सकते हैं, तो उसको बुटीक कहते हैं। तो सोफ़ी जब स्कूल से आ रही होती है, अपनी फ्रेंड जेंसी को कहती है कि जब मैं स्कूल से पास आउट होंगी तो मैं अपना एक बुटीक खोलूँगी। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर, जेंसी जिसने अपने हाथ उसके हाथ से, जैसे फ्रेंड्स पकड़ करके चलते हैं, पकड़े हुए हैं, विद हर अलोंग द स्ट्रीट, और स्ट्रीट में जो चल रहे हैं, लुक्ड डाउटफुल, वो थोड़ा सा संदेह से उसकी तरफ देखती है। संदेह से क्यों देखती है मित्रों? वो संदेह से स्टूडेंट्स इसलिए देखती है क्योंकि वो बुटीक देखने का सपना जो देख रही है वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत इजीली नहीं होता है। इसलिए क्या कहती है? टेक्स मनी, सॉफ समथिंग लाइक दैट। अब देखिए, जेंसी नाम की जो फ्रेंड होती है वो सोफ़ी नाम की फ्रेंड को सॉफ कहती है शॉर्ट में, जैसे निकनेम से पुकारा जाता है, और फ्रेंड आपस में एक दूसरे का निकनेम से आप पुकारते हैं, तो वो सॉफ कहती है उसको, सोफ़ी को। तो क्या कहती है? समथिंग लाइक दैट टेक्स मनी, यानी इस तरह की किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। सोफ़ी कहती है आई विल फाइंड इट, सोफ़ी सेड स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। आई विल फाइंड इट मतलब मैं इसको मैनेज कर लूँगी, मैं व्यवस्था कर लूँगी। सोफ़ी सेड, सोफ़ी कहती है स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, गली में दूर एक टक देखते हुए सोफ़ी कहती है कि पैसे की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन मैं उसकी व्यवस्था कर लूँगी। फिर जेंसी कहती है टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव मच, कि जितना पैसा उसमें लगेगा उतने पैसे की सेविंग करने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। यानी बहुत छोटे मोटे पैसे की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी धन की आवश्यकता होती है, एक बिग अमाउंट की आवश्यकता होती है, उतना अमाउंट आपको सेव करने के लिए काफ़ी समय लगेगा। तो सोफ़ी कहती है वेल ठीक है, आई विल बी ए मैनेजर देन, तो फिर मैं एक मैनेजर बन जाती हूँ। क्या हो जाएंगी? मैं मैनेजर बन जाऊँगी। येस ऑफ कोर्स, हाँ बेशक। टू बिगिन विद मैनेजर बन के टिल आई हैव गोट एनफ, जब तक मैं काफ़ी धन नहीं कमा लेती, बट एनीवे, लेकिन किसी प्रकार आई नो जस्ट हाउ इट इज़, मुझे पता है कि ये किस तरह का आर गोइंग टू लुक, कि जब मैं अपना बुटीक खोलूँगी वो किस तरह का दिखाई देगा। उसने कहा कि ठीक है, इसमें पैसे की आवश्यकता होती है, उसको बचाने के लिए काफ़ी समय चाहिए होता है, तो मैं मैनेजर बन जाऊँगी, और जब तक मैं काफ़ी धन नहीं कमा लेती, पर्याप्त, इनफ मीन्स पर्याप्त, जब तक मैं पर्याप्त धन सेविंग नहीं कर लेती, कमा नहीं लेती, मैं मैनेजर बन जाऊँगी। लेकिन कहती है बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू लुक, लेकिन ये कैसा दिखेगा इस चीज़ को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये सोफ़ी कहती है। अब जेंसी कहती है दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ सॉफ। अब देखिए, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स, कि जो एक लड़की होती है सोफ़ी, वो, उसको हम कह सकते हैं डे ड्रीमर होती है, वो एम्बिशियस होती है। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन डे ड्रीमर होना अच्छी बात नहीं होता। वो यानी दिव्य स्वप्न देखती है। और जबकि दूसरी लड़की जो होती है, जिसका नाम है जेंसी, वो प्रैक्टिकल होकर के सोचती है, जो हो सकता है उस चीज़ को सोचती है, वो इम्पॉसिबल के बारे में नहीं सोचती। तो जैसे उसने कहा कि वो मैनेजर बन जाऊंगी, तो उसने कहा दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ सॉफ, कि आपको वो सीधे ही मैनेजर नहीं बनाएंगे सोफ़ी। आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट। अब वो कहती है सोफ़ी ने कहा कि मैं मैरी क्वेंट की तरह बनूंगी। मैरी क्वेंट स्टूडेंट्स कौन है? मैरी क्वेंट उस टाइम की एक बुटीक चलाने वाली एक वेल पॉपुलर पर्सनैलिटी है। तो कहती है कि मैं मैरी क्वेंट की जैसी बनूंगी। सोफ़ी सेड आई विल बी ए नेचुरल। तो उसने कहा कि मैं स्वाभाविक रूप से एक बुटीक चलाने वाली बनूंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, वो स्टार्टिंग से ही देखेंगे कि मेरी जो बुटीक है वो नेचुरल होगी। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी हैज़ एवर सीन। उसने कहा कि मेरा जो बुटीक होगा वो बिल्कुल अमेजिंग होगा, और अब तक जितने भी बुटीक इस शहर ने देखे हैं उन शहर से बिल्कुल अलग होगा और अमेजिंग होगा, यानी बिल्कुल ही अलग प्रकार का, बिल्कुल हट कर के अलग होगा। इसलिए लोग देखेंगे और मेरे बुटीक को देखने के लिए आएंगे, क्योंकि आई विल बी ए नेचुरल। ये सब स्टार्ट से ही पता चल जाएगा लोगों को कि हाँ बुटीक तो है, लेकिन ये बुटीक बिल्कुल अलग हट करके, इसमें कुछ नई बात है। तो ऐसा सोफ़ी डे ड्रीम करती है। जेंसी नोइंग देवर बोथ ईयर मार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। अब जेंसी इस चीज़ को जानती है, तो जेंसी इस बात को जानती है, तो वो क्या कहती है? वो कहती है जेंसी नोविंग, वो जानती है देवर बोथ ईयर मार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। बिस्किट फैक्ट्री के लिए ईयर मार्क का मतलब होता है प्रयोजन होना, विशिष्ट, अलग रखना। क्या कहता है? वो कहती है कि वो जानती है कि उनको
विशिष्ट रूप से बिस्किट फैक्ट्री के लिए वे बनी है, बिकेम मेलांचोली। और वो ऐसा सोच करके थोड़ा सा, मेलांचोली मीन्स होता है उदास हो जाना, मेलांचोली मीन्स होता है सैड हो जाना, थोड़ा सा निराश हो जाना, रंज में हो जाना। तो ऐसा सोच करके कि हम लोग, ये कुछ भी कह रही है सोफ़ी, कुछ भी कहे जा रही है, लेकिन इसको वास्तविकता का पता नहीं है। वास्तविकता ये है कि हम लोग बिस्किट फैक्ट्री के लिए बने हैं। शी विश्ड सोफ़ी वुड नॉट से दीज थिंग्स। और वो कहती है काश सोफ़ी ने ये सब चीज़ें ना कही होती। क्योंकि उसका कहना क्या है स्टूडेंट्स, वो इसलिए कह रही है ऐसा कि उसको पता है कि ऐसा नहीं होने वाला। और जब बाद में जा कर के सोफ़ी को ये पता चलेगा कि वो ऐसा नहीं हुआ, वो बुटीक खोलना चाहती, वो बुटीक नहीं खोल पाई और बिस्किट फैक्ट्री में वो काम कर रही है, ना ही वो मैनेजर बन पाई है, तो उसको उस चीज़ का दुख होगा। इसलिए वो कह रही है शी विश्ड सोफ़ी वुड नॉट से दीज थिंग्स, कि काश सोफ़ी ने ये सब बातें न कही होती। When they reached Sophie's street, जेंसी said, जब वे सोफ़ी की गली में पहुंच जाते हैं तो जेंसी ने कहा इट इज़ ओनली ए फ्यू मंथ्स अवे नाउ, कि अब केवल थोड़े से दिनों की बात है, कुछ ही महीने की बात है, हमारे पास आउट होने में ज़्यादा समय बचा नहीं है। सोफ़ यू रियली शुड बी, कहती है कि सोफ़ तुम्हें वास्तव में सेंसिबल होना चाहिए। अब बहुत लंबा समय नहीं बचा हुआ है, कुछ ही महीनों की बात है, कुछ ही महीनों में हम स्कूल से पास आउट हो जाएंगे, तो तुम्हें सेंसिबल होना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, कि वो शॉप वर्क के लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं करते। यू नो दैट, तुम उसको अच्छी तरह जानते हो। क्यों जानते हो? योर डैड वुड नेवर अलाउड इट, और तुम्हारे डैड भी उसके लिए आपको अनुमति नहीं देंगे, इसलिए तुम्हें सेंसिबल होकर के सोचना चाहिए। और एन एक्ट्रेस, अब देखिए सोफ़ी फिर से एक इमेजिनेशन करती है। क्या कहती है? पहले क्या था? बुटीक, उसके बाद क्या आया? बुटीक के बाद आया मैनेजर, अब एक्ट्रेस। उसने कहा और एन एक्ट्रेस, और एक अभिनेत्री बन जाना। एक्ट्रेस अभिनेत्री को कहते हैं, हीरोइन को कहते हैं, और एन एक्ट्रेस, और एक्ट्रेस बन जाना। नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, कि इस एक्ट्रेस बनने में तो बहुत ज़्यादा पैसा है। येस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। और क्या कहती है वो? कि इसमें बहुत सारा पैसा है, एक्ट्रेस बनने में बहुत सारा पैसा है। और क्या कहती है? कि येस आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और मैं साइड में बुटीक भी चला सकती हूँ। क्यों चला सकती हूँ? क्योंकि एक्ट्रेस डोंट वर्क फुल टाइम, क्योंकि जो एक्ट्रेस होती हैं वो फुल टाइम वर्क नहीं करती। डू दे, पूछती है क्या करती हैं वो थोड़े समय के लिए कार्य करती हैं, इसलिए साइड में मैं बुटीक भी चला सकती हूँ। एनीवे, खैर, दैट और ए फैशन डिज़ाइनर। और फिर उसने कहा कि यदि मैं वो ना बन पाई तो फिर क्या बन जाऊँगी? फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी। यू नो, तुम जानती हो, समथिंग ए बिग सोफिस्टिकेटेड, तुम जानती हो कि कुछ बिग सोफिस्टिकेटेड मीन्स प्रगतिशील या बुद्धि प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए प्रभावशाली रूप से। उसने कहा कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी, एक्ट्रेस नहीं बनूँगी तो मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट, और ऐसा कह करके वो ओपन स्ट्रीट में मुड़ जाती है। ओपन स्ट्रीट डोर, लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, जेंसी बाहर बारिश में खड़ी रह जाती है और वो अपनी गली के दरवाजे से मुड़ जाती है। इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल, अब वो स्टूडेंट्स, अब वो घर आ चुकी है। जेंसी अपने घर चली गई, वो उसको बाहर छोड़ करके चली आ गई थी रेन में, बारिश हो रही थी। अब वो अपने घर आ चुकी है। तो अब सोफ़ी घर पे आकर के क्या कह रही है? अब यहाँ से देखिए, इसमें वो घर आकर के अपनी उसी बात को रिपीट करती है। क्या कहती है स्टूडेंट्स? इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई ए बुकेट, कहती है कि यदि मैंने भविष्य में मेरे पास कभी धन हुआ तो मैं अपनी एक बुटीक खोलूँगी, अपना एक वस्त्रालय खोलूँगी। ओह, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाई अस ए ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। ओह, जैसे एक तरह से नेगलेक्ट करके या उपहास करके कहा जाता। जैसे कहते हैं, हम कहते हैं ना एक दूसरे को, यदि हम दूसरे से एग्री नहीं करते, डिसएग्री होते, हम कहते तो यहाँ वही इफ़ यू एवर कम इन टू मनी। अब देखिए रिपीट भी किया गया, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, यदि कभी तुम्हारे पास धन हुआ, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, यदि तुम्हारे पास कभी धन हुआ, यू विल बाई अस ए ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, तो तुम हमारे लिए रहने के लिए एक अच्छा सा घर ही खरीद देना, बुटीक तो क्या खोलोगी। एक तरह से उसको उपहास किया गया, उसकी मजाक की गई है कि तुम बुटीक तो क्या खोलोगी, यदि कभी तुम्हारे पास धन हुआ तो तुम हमारे रहने के लिए एक अच्छा सा घर खरीद देना, थैंक यू वेरी मच। इसी में बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका, आप बुटीक को छोड़ दीजिए, बस यदि आपके पास धन हुआ तो हमारे लिए रहने के लिए एक अच्छा सा घर खरीद देना।
ये किसने कहा स्टूडेंट्स? ये सोफीज़ के फादर ने कहा। तो सोफीज़ फादर वाज स्कूपिंग शेफर्ड पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो। सोफीज़ फादर, सोफी के पिता, वाज स्कूपिंग। स्कूपिंग का मतलब होता है ईट करना, लेकिन यहाँ स्कूपिंग का मतलब ठूंसना। शेफर्ड्स पाई, शेफर्ड्स पाई क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक तरह की डिश होती है, एक तरह की डिश होती है। जैसे हमारे यहाँ क्या समोसा हो सकता है, टिक्की हो सकती है। तो ये शेफर्ड्स पाई जो होता है एक तरह का मसालेदार गोश्त होता है, जो कि भुर्ता किए हुए आलू के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। तो जो सोफ़ी के फादर थे वो शेफर्ड्स पाई को अपने मुंह में ठूंस रहे थे। स्कूपिंग मीन्स या ठूंस रहे थे इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में, एज हार्ड एज ही कुड, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो ठूंस सकते थे उतना अपने मुंह में ठूंस रहे थे। हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रीमी, उसका जो प्लम्प फेस था, प्लम्प का मतलब होता है स्टूडेंट्स मोटा, मांसल, स्किनी। तो उसका जो मोटा मुंह था या उसका जो मांसल मुंह था, उसका जो फूला हुआ कह सकते हैं मुंह था, स्टिल ग्रीमी। ग्रीमी का मतलब मैला होना। तो जो उसका फूला हुआ मुंह था या जो उसका मोटा सा मुंह था वो अभी भी ग्रीमी एंड स्वीट था, गंदा हो रखा था और पसीना था उस पर, मार्क फ्रॉम द डे, और जो उसके दिन भर के हार्ड वर्क की निशानी थी। यानी वो पूरे दिन काम करके आया था। अब वो पूरे दिन काम करके आया था तो इसका जो उसका मांसल जो फेस था, उसका जो प्लम्प फेस था, वो अभी भी गंदा हो रखा था, मैला हो रखा था और उस पर पसीना लगा हुआ था, जो उसके दिन भर की मेहनत करने का एक संकेत दे रहा था, इशारा कर रहा था। तो उसने कहा कि यदि तुम्हारे पास कभी धन हुआ तो तुम्हारे रहने के लिए एक अच्छा सा घर खरीदना, यही काफ़ी, यही धन्यवाद है तुम्हारा। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्री, डोंट सी डैड, सैड लिटिल डेरेक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी दो फ्रेंड्स थी, जेंची और सोफ़ी। उसके बाद उनके फादर आए और अब जो सोफ़ी है, सोफ़ी के छोटे भाई का आया रेफरेंस और उसका नाम क्या है? डेरेक। तो लिटिल डेरेक क्या कहता है? शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्री, ये सोचती है कि पेड़ पे पैसे उगते हैं, शायद पैसे पेड़ पे उगते हैं। डोंट सी, क्या ऐसा नहीं सोचती वो? डैड, फादर, सेड लिटिल डेरेक। लिटिल डेरेक ने कहा कि पापा ये तो ऐसा सोचती है जैसे पैसे पेड़ पे उगते हैं। हैंगिंग ऑन बैक ऑफ हिज फादर चेयर, जो अपने फादर की चेयर के पीछे, हैंगिंग मीन्स झुका हुआ था। देयर मदर साइड, और ये सुन करके, जो उनकी माता थी, साइड मीन्स होता है लंबी सांस भरना, आहा भरना। तो ये बात सुन करके जो सोफ़ी की मदर थी उसने गहरी सांस ली। सोफ़ी वाच्ड हर बैक स्टोप्ड ओवर द सिंक, सोफ़ी पीछे से उसे देख रही थी। वाच्ड मीन्स देख रही थी, हर बैक उसकी पीठ को, स्टोप्ड जो झुकी हुई थी, ओवर द सिंक, सिंक होती है स्टूडेंट जिसमें रसोई घर में जो बर्तन मांजने के लिए एक वो बॉक्स सा बना होता है उसको सिंक कहते हैं, वो सिंक पर झुकी हुई थी। एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ डेलिकेट बो विच फास्टेन हर आर्पन स्ट्रिंग, और वो पीछे से क्या देख रही थी? उसकी झुकी हुई कमर को देख रही थी सिंक पर। एंड वंडर्ड, और क्या सोच रही थी? एट द इनकॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुइटी मीन्स होता है बेतुकापन, विषमता, जो मैच ना करता हो। ऑफ द डेलिकेट मीन्स कोमल, बो मीन्स गांठ, विच फास्टन, फास्टन मीन्स होता है जिससे जकड़ा हुआ था। हर एप्रन स्ट्रिंग, एप्रन स्ट्रिंग मीन्स होता है तैबंद की जो रस्सी होती है। तो तैबंद की रस्सी से जो उसकी कमर जकड़ी हुई थी, उसमें जो गांठ लगी हुई थी, वो उसको पीछे से देख रही थी और उसकी मदर जो थी वो सिंक पर झुक करके कुछ काम कर रही थी। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूक्ड बैक, और जो डेलिकेट थी, डेलिकेट मतलब नाजुक, कोमल या ढीली कह सकते हैं आप यहाँ पर, सीमिंग बो वो गांठ जो लगी हुई थी, एंड क्रूक्ड बैक, क्रूक्ड का मतलब होता है कुटिल या मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, जो पीछे से वो दिखाई दे रहा था, तो वो अनमैच्ड था, वो इनकॉन्ग्रुइटी थी उसमें। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड, और क्या हो चुका था स्टूडेंट्स? द इवनिंग शाम हो चुकी थी, थोड़ा सा अंधकार हो चुका था। इन द विंडोज़, खिड़कियों में। एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी, और जो वो छोटा कमरा था वो स्टीमी हो चुका था फ्रॉम द स्टोव, चूँकि वहीं पर स्टोव चल रहा था तो वो थोड़ा सा स्टीमी हो गया था, उसमें थोड़ा सा स्टीम आ गई थी। एंड क्लटर्ड विद हैवी ब्रीथिंग, एंड क्लटर्ड, क्लटर्ड का मीन क्या होता है? क्लटर्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स अव्यवस्थित। विद द हैवी ब्रीथिंग मैन हिड हिज वेस्ट, वो जो हैवी ब्रीथ कर रहा था आदमी, वेस्ट मीन्स होता है बनियान, जो बनियान पहने हुए था। एट द टेबल, टेबल पर वो हैवी ब्रीथिंग कर रहा था। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप, और जो गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था इन द कॉर्नर, कॉर्नर में, इसलिए वो पूरे रूम को क्या कर रहा था?
वो पूरा रूम अस्त व्यस्त हो रखा था, अव्यवस्थित हो रखा था, क्लटर्ड हो रखा था। सोफी फेल्ट ए टाइटनिंग इन हर थ्रोट, और इस सब को देख करके सोफ़ी को थोड़ी सी घुटन सी महसूस होती है। इसलिए क्या होता है, शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर्स जोफ, वो अपने ब्रदर जियोफ्स के पास चली जाती है उसको देखने के लिए कि उसका ब्रदर क्या कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, पहले छोटे भाई का नाम आया डेरेक, तो डेरेक उसका छोटा भाई था सोफ़ी का, और सोफ़ी का जो बड़ा भाई था जिसका नाम जियोफ था, अब उसकी एंट्री होती है। तो जो सोफ़ी होती है वो रूम की पोजीशन को देख करके अपने भाई जियोफ के पास चली जाती है। क्या कर रहा होता है जियोफ? ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पर घुटने का बल बैठा हुआ है। इन द नेक्स्ट रूम, पास वाले कमरे में, और क्या कर रहा है? टिंकरिंग। टिंकरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, टिंकरिंग का मतलब होता है रिपेयर करना। टिंकरिंग विद ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल के पार्ट को वो टिंकरिंग कर रहा है, फेरबदल कर रहा है, उसमें उसको रिपेयर कर रहा है। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड, और उसने क्या किया हुआ है? न्यूज़पेपर फैलाया हुआ है ऑन द कारपेट, फर्श पर। तो फर्श पर एक न्यूज़पेपर फैला करके उसका भाई घुटने के बल बैठा हुआ है और मोटरसाइकिल के एक पार्ट को रिपेयर कर रहा है, उसको उसमें कुछ फेरबदल कर रहा है, उसको कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, स्टूडेंट्स, उसको 3 साल स्कूल छोड़े हुए हो चुके, जिसकी प्लान अब ये सोफ़ी कर रही है। यानी सोफ़ी से 3 साल पहले वो स्कूल छोड़ चुका होता है, पास आउट हो चुका होता है। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और इस समय वो अप्रेंटिस मैकेनिक है, यानी एक मैकेनिक है जो काम सीख रहा है, या किसी मैकेनिक का अप्रेंटिस मीन्स सहायक है। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे, और रोज़ाना वो अपने कार्य की तलाश में ट्रैवल करता है फार साइड ऑफ सिटी, दूर दूर शहर में जा कर के वो अपने कार्य के उसमें जाता है। क्योंकि क्या होता है मैकेनिक के लिए, जहाँ से भी कॉल आती है उसको मैकेनिक को वहीं जा कर के रिपेयर का काम करना पड़ता है। तो वो मैकेनिक जो हेड मैकेनिक होता है वो कम जाता है, जो उसके अप्रेंटिस होते हैं वो उनको भेजता है, इसलिए वो उसको ट्रैवल करना पड़ता है, शहर के कोनों कोनों में दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, अब स्टूडेंट्स क्या सोच रही है कि वो अब बड़ा हो चुका है। एंड शी सस्पेक्टेड एरिया ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, और उसे क्या होता है, सस्पेक्ट करती है, वो संदेह करती है एरिया ऑफ हिज लाइफ, उस के जीवन के उस क्षेत्र को, अबाउट विच शी न्यू नथिंग, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती। यानी उसका भाई जो है उससे लगभग 3 साल बड़ा है, 3 साल पहले वो कॉलेज स्कूल से पास आउट हो चुका है, अप्रेंटिस मैकेनिक है, और वो अपने भाई के जीवन को लेकर के कुछ संदेह करती है, क्योंकि उसे अपने भाई के जीवन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। शी न्यू नथिंग, वो कुछ नहीं जानती। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और जिसके बारे में वो कभी किसी से बात भी नहीं करता, कभी उसने कोई बात नहीं की। ही सैड लिटिल एट ऑल, वो क्या करता है, वो बहुत कम बात करने वाला होता है। ही सैड लिटिल एट ऑल एवर वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मीन्स होता है स्वेच्छा से, स्वेच्छा से तो वो कभी कुछ किसी से कहता ही नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता। वर्ड्स, क्या कहती है सोफ़ी, वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, जिस तरह से ग्राउंड से पत्थरों को खोद करके निकाला जाता है, उससे यदि कोई बात पूछनी होती है तो इसी तरह से, जैसे उससे कोई बात उगलवानी होती है तो जिस तरह से पत्थर को ज़मीन में से खोद करके निकाला जाता है, इसी तरह के शब्द को उसके अंदर से उगलवाया जाता है। यानी अपनी इच्छा से वो कुछ भी नहीं शेयर करता है, नहीं कहता है। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और सोफ़ी अपने भाई की चुप्पी के ईर्ष्या करती है, अपने भाई की चुप्पी से जलती है, ईर्ष्या करती है। व्हेन ही वॉज नॉट स्पीकिंग, जब वो नहीं बात कर रहा होता है, इट वॉज एज दो ही वॉज अवे, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो कहीं दूर है। जब बात नहीं कर रहा होता उसका ब्रदर, तो सोफ़ी को ऐसा लगता है कि उसका ब्रदर उसके पास होकर के भी उसके पास नहीं है, कहीं दूर है। आउट देयर इज इन द वर्ल्ड, इन दोज प्लेसेस, वो किसी ऐसे दूसरे दुनिया में खोया हुआ है। शी हैड नेवर बीन, जिस दुनिया में वो कभी वह नहीं गई। तो वो कल्पना करती है कि उसका ब्रदर यहाँ नहीं है, वो किसी ऐसी दुनिया में खोया है जिस दुनिया के बारे में वो नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? क्योंकि वो उस दुनिया में कभी नहीं गई है। तो ऐसा सोफ़ी सोचती है स्टूडेंट्स। और क्या सोचती है, वेदर देवर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट, कि क्या कि शायद वो आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट हैं ऑफ द सिटी, यानी शहर के बाहर वाले शायद क्षेत्र हैं, और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, और शायद क्या है, वो ऐसे स्थान है बियॉन्ड इन सराउंडिंग कंट्री का मतलब होता है जो इंटीरियर क्षेत्र है, यानी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ सराउंडिंग कंट्री कहा गया। हु न्यू, कौन जानता है ये कहाँ कहाँ जाता है, इसकी दुनिया कहाँ है। तो इसलिए सोफ़ी सोचती है कि कुछ पता नहीं।
They attain a special fascination simply because they were unknown to her. They attain a special fascination, वो special fascination है उसके लिए, क्यों? And remain out of her reach, और उसकी because they were unknown, वो उसके लिए अज्ञात है, unknown to her उसके लिए अज्ञात है, and remain out of her reach, और उसकी पहुंच से भी बाहर हैं, इसलिए वो अपने ब्रदर की दुनिया के बारे में कुछ खास नहीं जानती है, इसलिए वो उसकी पहुंच से भी दूर है और वो अपने ब्रदर के बारे में कुछ नहीं जानती, तो इसलिए उसके लिए वो एक फैसिनेशन ही है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। परहैप्स देयर वर आल्सो पीपल, वो सोचती है कि शायद वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे। एक्जोटिक, एक्जोटिक का मतलब फॉरनर, विदेशी, विदेशी लोग होंगे। इंटरेस्टिंग भी होंगे उनमें से, इंटरेस्टिंग पीपल, ऑफ हुम नेवर स्पोक, कुछ रोचक लोग भी होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग व्यक्ति भी होंगे, ऑफ हुम ही नेवर स्पोक, जिनसे उसने शायद कभी बात ही नहीं की होगी। इट वाज पॉसिबल, और ये भी हो सकता है, तो ही वाज क्वाइट, क्योंकि वो थोड़ा सा शांत तरीके का, एंड डिड नॉट मेक, और शायद क्या उसने कभी डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड इजीली, आसानी से वो नए मित्र नहीं बनाता है, इसलिए इंटरेस्टिंग लोग भी होंगे तो शायद उनसे भी उसने कभी बात नहीं की गई होगी। शी लॉन्ग्स टू नो ऑफ देम, लेकिन क्या? शी लॉन्ग्स टू नो देम, वह उनको जानने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न होती है कि वह उन लोगों को जानना चाहती है जिनके बीच में रहता है। उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग लोग होंगे, लेकिन चूंकि वो इजीली किसी को फ्रेंड नहीं बनाता है, इसलिए वो उनसे भी शायद बात नहीं करता होगा। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन एंड दैट समवन ही माइट टेक हर विद हिम। क्या कहती है वो? शी विश्ड, वो इच्छा प्रकट करती है, शी कुड बी एडमिटेड, वो एडमिट कर सके, मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन, कि उसके भाई का प्यार उसे और अधिक प्राप्त हो सके, एंड दैट समडे, और किसी दिन, ही माइट टेक हर विद हिम, और उसका भाई उसे अपने साथ ले जाए। वो चाहती है कि उसके भाई से उसकी और घनिष्ठता हो जाए, उसका भाई का प्यार उसे और अधिक मिल जाए, और किसी दिन ऐसा हो कि उसका भाई उसको अपने साथ ले जाए। दो देयर फादर फॉरबेड इट, यद्यपि उनके फादर ने उसके लिए फॉरबेड किया हुआ है, मना किया हुआ है, एंड, और इसके अलावा, एंड जोफ हैड नेवर एक्सप्रेस एन ओपिनियन, और जोफ ने भी अपना कभी इस तरह का विचार, अपनी ओपिनियन कभी इस तरह की नहीं दी कि वो अपनी सिस्टर को यानी सोफ़ी को अपने साथ के घुमाने के लिए जाए। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, वो जानती है कि वो क्या सोचता था, टू यंग, कि वो अभी बहुत छोटी है, एंड शी वाज इम्पेशेंट, लेकिन वो क्या थी, वो इस चीज़ को लेकर के बेचैन थी कि कब उसका ब्रदर उसको कहे कि चलिए मैं आपको अपने साथ घुमाने ले जाता हूँ। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर, एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द, एंड शी वॉज इम्पेशेंट, वो बेचैन थी इस बात को लेकर के। शी वॉज कॉन्शियस, वो इस चीज़ को लेकर के भी कॉन्शियस थी ऑफ द वास्ट वर्ल्ड, कि जो बड़ा सा संसार है, आउट देयर, जो बाहर है बड़ा सा संसार, वेटिंग फॉर हर, उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। शी न्यू इंस्टिंक्टिवली, जिसके बारे में वो इंस्टिंक्टिवली मीन्स होता है सहज, जिससे वो सहजता से ले रही है, जिसको वो बहुत सहज मान रही है, दैट शी वुड फील एट होम, कि वहाँ वो उसी तरह से घर जैसा महसूस करेगी। होम मीन्स घर, वहाँ भी वो घर जैसा महसूस करेगी। देयर इज़ इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, जिस तरह से वो इस शहर में रह करके इस शहर में अपने घर जैसा महसूस करती है, इसी तरह से वो जो विशाल जो दुनिया है, बहुत बड़ी जो दुनिया है, जो बहुत बड़ा संसार है, वो उसकी जो प्रतीक्षा कर रहा है, वो वहाँ भी इसी तरह से सेफ फील करेगी जैसा वो अपने घर में इस शहर में महसूस करती है। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, और वो उसको लगता है कि ये दुनिया भी एक आशा की दृष्टि से, एक उम्मीद की दृष्टि से उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। शी सॉ हर सेल्फ राइटिंग देयर बिहाइंड जॉब, अब देखिए स्टूडेंट्स, वो फिर से डे ड्रीम शुरू कर देती है। शी सॉ, वो क्या देखती है, हर सेल्फ, अपने आप को, राइटिंग, कि वो राइड कर रहे हैं, देयर बिहाइंड जॉब, जियोफ के पीछे, कि वो बाइक पर जियोफ के पीछे बैठी हुई है। ही वोर न्यू, और उसने क्या पहना हुआ है, ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर, उसने चमकती हुई ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई है लेदर की, एंड सी ए येलो ड्रेस, और उसने एक येलो ड्रेस पहनी हुई है, विद ए काइंड ऑफ कैप, जिसमें एक प्रकार की काइंड ऑफ कैप, केप मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जो तुमने देखा होगा कुछ जो ड्रेसेस इस तरह की होती है ना, जिसमें एक पर्दा टाइप होता है जो पीछे लटकता रहता है, जैसे तुमने देखा होगा एक शक्तिमान करके एक
कैरेक्टर आता था, तो शक्तिमान में जो उसकी ड्रेस थी उसके पीछे एक पर्दा टाइप था, और जब वो दौड़ता था तो वो पर्दा पीछे फ्लू करता था। तो इसी तरह की वो एक इमेजिन करती है कि उसके ब्रदर ने शाइनिंग ब्लैक लेदर पहनी हुई है, उसने येलो ड्रेस पहनी हुई है, और जिसमें एक तरह की केप है दैट फ्लू आउट बिहाइंड। और जब वो बाइक पे तेज़ी से चल रहे हैं तो उसकी जो केप है उसकी येलो ड्रेस की, वो पीछे उड़ रही है। देयर वॉज द साउंड ऑफ अप्लाउज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम। और उसको कैसा इमेजिन होता है कि जैसे ही वो इस नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं तो ये पूरा जो वर्ल्ड है वो अप्लाउज कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है, तालियां बजा रहा है और उनके आगमन की अनुमोदन कर रहा है, ऐसा वो इमेजिन करती है। ही सेट फ्राउनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स फिर आ जाते हैं वही। ही सेट फ्राउनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट, ही क्रेडल इन हिज हैंड। ही सेट, वो बैठा हुआ है। फ्राउनिंग, फ्राउनिंग का मतलब होता है त्योरी चढ़ा लेना, यानी भ्रकटी चढ़ा लेना, यानी भौं सिकोड़ लेना, जैसा आदमी अक्सर गुस्से में करता है या जब करता है जब वो कुछ सोच रहा होता है, गहनता से विचार कर रहा होता है। तो ही सेट फ्राउनिंग, वो भौहें चढ़ा करके बैठा हुआ है। एट द ऑयली कंपोनेंट, उस ऑयली कंपोनेंट के पास। ही क्रेडल इन, जिसको उसने क्रेडल इन हिज हैंड, जिसको उसने अपने हाथ में संभाला हुआ है। क्रेडल मीन्स स्टूडेंट्स पालना होता है, लेकिन यहाँ पालना नहीं है, यहाँ क्रेडल इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में संभाला हुआ है। एज दो इट वर ए स्मॉल डम एनिमल, और उसने उसको हाथ में ऐसे लिया हुआ है मानो कि ये एक स्मॉल डम एनिमल है। एंड ही वॉज विलिंग टू इट टू स्पीक, और वो इच्छा कर रहा है कि ये शायद बोलेगा कि इसमें क्या कमी है, तो इस तरह से उसको हाथ में लिया हुआ है। तो स्टूडेंट सोफ़ी पहुंच जाती है, उसका ब्रदर बैठा हुआ है, एक ऑयली कंपोनेंट को वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो सोफ़ी जा कर के उसको कहती है, आई मेट डैनी कैसी। सोफ़ी सेट, सोफ़ी कहती है कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। अब स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक जो था सोफ़ी, उसकी एक फ्रेंड जेंसी, सोफ़ी के फादर, सोफ़ी की मदर, सोफ़ी का छोटा भाई, और अब सोफ़ी का बड़ा भाई जियोफ। और अब एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है कहानी में, जिसका नाम है डैनी कैसी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलता हूँ, ये डैनी कैसी जो है एक फुटबॉल का प्लेयर है, कम एज का है, ये एक यंगस्टर है, और विशेष रूप से आयरलैंड का रहने वाला है। आयरलैंड का रहने वाला है लेकिन इंग्लैंड में रहता है, और जिस तरह के क्लब्स होते हैं जो आपस में जिनकी एनकाउंटर होते रहते हैं, जिनके आपस में मैच होते रहते हैं, तो एक क्लब के लिए खेलता है जिसका नाम है यूनाइटेड। तो यूनाइटेड क्लब के लिए खेलता है। डैनी कैसी एक टैलेंटेड और यंगस्टर है, टैलेंटेड यंगस्टर है। तो सोफ़ी अब कहती है अपने ब्रदर से, जियोफ से, आई मेट डैनी कैसी। जैसा स्टार्टिंग में चैप्टर के कहा गया था ना कि हीरो वर्शिपर होते हैं आज के टीनेजर, तो यहाँ हीरो वर्शिपर वाली वो बात जो है अब शुरू हो गई है। तो सोफ़ी कहती है, मैं डैनी कैसी, कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली वेयर। अब देखिए, जैसे ही उसने सुना उसके भाई ने, तो ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब एकाएक, यकायक। वो यकायक उसकी तरफ देखता है और पूछता है वेयर, कहाँ। इन द आर्केड, फनिंग इनफ। और क्या कहती है वो सोफ़ी, इन द आर्केड, के आर्केड में मिली हूँ। स्टूडेंट्स आर्केड एक ऐसा मार्ग होता है जो ऊपर से ढका हुआ होता है, चाहे वो वृक्षों से ढका हो या आजकल टिन वगैरह से ढका हुआ हो। तो आर्केड का मतलब एक आच्छादित मार्ग हम कह सकते हैं, तोरण पथ भी उसको कह सकते हैं, या वृक्षों से ढका हुआ मार्ग भी कह सकते हैं। तो बोलती है कि आर्केड में मिली, फनीली इनफ, और उससे मुलाकात करना बड़ा मज़ेदार था। इट्स नेवर ट्रू। अब क्या कहता है जो कि सच नहीं हो सकता, कभी सच नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा आई डिड टू, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है। यू टोल्ड डैड, उसने कहा कि क्या तुमने पिताजी को बताया कि तुम उससे मिली थी। तो कहती शी शुक हर हैंड, उसने अपना शुक हर हेड, अपना सिर हिलाया मना करने के अंदाज में। चेस्टन एट हीज अवेयरनेस। चेस्टन मीन्स होता है जैसे एक तरह से अनुनय विनय करना या एक पनिशमेंट करना। एट हीज अवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स। अब उसको इस चीज़ का दर्द होता है कि वो अनअवेयर है, उसका ब्रदर, दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट, कि वो हमेशा पहला व्यक्ति होती है टू शेयर, कि वो अपनी इस बात से अनजान है। तो इस बात पर उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़ा सा
असहज महसूस करती है कि वह हमेशा पहला व्यक्ति होता है जिससे वो अपने सीक्रेट शेयर करती है, और उसका भाई इस बात से अनजान है। उस भाई ने उससे पूछा ना जबकि क्या तुमने पापा को बताई, तो वो उसकी उस अनजानता से, उस अज्ञानता पर, उसकी अनअवेयरनेस पर थोड़ा सा असहज महसूस करती है कि उसको पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बात वो सबसे पहले शेयर अपने भाई जोफ से करती है। वो इस बात को क्यों नहीं समझता। तो वो कहता है आई डोंट बिलीव इट, कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि तुम डैनी कैसी से मिली हो। तो कहती है देयर आई वाज लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन रोएस विंडो। अब ये रोएस विंडोज़ क्या है, ये एक उसका शोरूम का नाम है जहाँ पर कपड़े सेल किए जाते हैं। तो कहती है देयर आई वाज लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन रोएस विंडो, में रोएस विंडो में कुछ कपड़े देख रही थी। व्हेन समवन केम, जब कोई आया, एंड स्टूड बिसाइड मी, और मेरे पास आकर के खड़ा हुआ, एंड आई लुक्ड, और मैंने देखा अराउंड, चारों तरफ, एंड हु शुड इट बी बट डैनी कैसी, और मैंने देखा ये कोई और नहीं बल्कि कौन है, डैनी कैसी है। तो स्टूडेंट्स, सोफ़ी ने बताया, जब उसके ब्रदर ने कहा कि मुझे इस बात का विश्वास नहीं है, आई डोंट बिलीव इट, तो उसने बताया कि मैं रोएस विंडो में क्लॉथ्स देख रही थी, तब मेरे पास कोई आकर के खड़ा हुआ, और मैंने जब चारों तरफ देखा तो मैंने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि डैनी कैसी है। तो इस तरह से उसने बताया कि हमारी इस तरह से मुलाकात हुई। उसने कहा ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक, उसने पूछा ठीक है वो कैसा लगता है, कैसा दिखता है। वो कहती है ओ कम ऑन यू नो व्हाट ही लुक्स, अरे तुम्हें पता है यार वो कैसा दिखता है, जानते हो तुम, क्लोज टू आई मीन। उसके ब्रदर ने कहा नहीं मेरा मतलब ये है कि वो पास से कैसा दिखता है, क्योंकि तुम तो उससे मिली हो, तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो पास से कैसा दिखता है। तो वो बताती है वेल ही हैज़ ग्रीन आइज, कि उसकी हरी हरी आँखें, जेंटल आइज, सज्जन आँखें, एंड ही इज़ नॉट सो टाल, और वो इतना लंबा नहीं है, एज यू थिंक, जैसा जितना तुम सोचते हो वो इतना लंबा नहीं है। सी वंडर्ड इफ़ शी शुड से, और उसको ये भी आता है मन में विचार कि शी शुड से अबाउट हिज टीथ, कि उसे उसके दांत के बारे में भी बताना चाहिए, बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, लेकिन वो फिर सोचती है कि छोड़ो इस बात को, क्या बताना, तो उसके बारे में थोड़ा सा उसको बताती है। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन, उसके जो फादर थे वो वॉश्ड का मतलब हाथ पैर धोना, जैसे काम से आते हैं लोग तो नहाना धोना करते हैं, तो वो हाथ पैर धो करके आते हैं, वॉश्ड करके आते हैं। दैट ही केम इन, और जब वो अंदर आते हैं, एंड हिज फेस, और उसका जो फेस था, एंड आर्म्स, और उसके जो हाथ थे, वर शाइनी, अब चमकदार थे, एंड पिंक हो रखे थे, एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप, और चूँकि वो उनको धोने के लिए या नहाने के लिए उसने सोप का इस्तेमाल किया होगा, इसलिए उसमें से सोप की स्मेल आ रही थी। ही स्विच्ड ऑन टेलीविज़न, उसने टेलीविज़न ऑन किया। टोस्ट वन ऑफ लिटिल डायरेक्ट शूज, और छोटे डायरेक्ट का एक शूज उसकी चेयर पर पड़ा हुआ था, उसको उसने टोस्ट मीन्स होता है उछालना हल्के से, इनटू द सोफ़ा, उछाल करके सोफ़ा पर फेंक दिया, एंड सेट डाउन विद ए ग्रंट, और वो ग्रंट जैसी एक आवाज़ करते हुए बैठ जाता है। तो उसका जो फादर है उन बच्चों का, वो टेलीविज़न ऑन करके और चेयर पर बैठ जाता है, और उस पर चेयर पे जो एक शू पड़ा हुआ होता है डेरेक का, यानी सोफ़ी के छोटे भाई का, वो उसको उठा करके सोफ़ा पर फेंक देता है। जोफ कहता है सोफ़ी मैट डैनी कैसी, कि सोफ अपने फादर से कहता है कि सोफ़ी डैनी कैसी से मिली है। जोफ कहता है सोफ़ी रिगल्ड वेयर शी वाज सिटिंग एट द टेबल। अब देखिए क्या हुआ, उसको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, तो सोफ़ी रिगल्ड, रिगल्ड मीन्स होता है एकदम छटपटाना। वेयर शी वाज सिटिंग एट द टेबल, जब वो टेबल के पास बैठी थी तो ऐसा सुनते ही वो थोड़ी सी छटपटाई। हर फादर टर्न हिज हेड ऑन थिक नेक, उसके पिताजी ने टर्न हिज हेड, अपना सिर मोड़ा, ऑन हिज थिक नेक, अपनी मोटी गर्दन पर, टू लुक एट हर, उसकी तरफ देखने के लिए। हिज एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ डिसडेन, और उसके जो भाव थे, एक्सप्रेशन मीन्स स्टूडेंट्स भाव होते हैं, और डिसडेन मीन्स होता है डिसलाइक वाले, नफरत वाले, घृणा वाले, तिरस्कार वाले, उपेक्षा वाले, अवहेलना वाले। तो जो उसके फादर ने जो अपनी गर्दन जो थिक नेक थी उस पर अपने सिर को उसकी तरफ घुमाया, तो किसकी तरफ, सोफ़ी की तरफ, तो उसके जो एक्सप्रेशन थे, उसके जो भाव थे वो नफरत वाले भाव थे। इट्स ट्रू, जोफ सेड, जोफ ने कहा यह सच है। आई वंस न्यू ए मैन हु हैड नोन टॉम फिनी, उसके पिताजी ने कहा कि मैं एक आदमी को जानता था जिसका नाम टॉम फिनी था। हिज फादर सेड रिवरेंटली, उसके फादर ने, रिवरेंटली मीन्स होता है श्रद्धा से कहा, टू द टेलीविज़न, बट दैट वाज ए लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये काफ़ी लंबी समय पुरानी बात है, काफ़ी लंबे समय हो चुका है इस बात की। यू टोल्ड अस, जोफ सेड, जोफ ने कहा तुमने वो बात हमें बताई थी। कैसी माइट बी दैट गुड समडे, कि कैसे भी एक दिन
इसी तरह से एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। बेटर देन दैट एवन, कहता है शायद उससे भी बेहतर बन जाएगा। ही इज़ द बेस्ट, क्यों बन जाएगा? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन ही सोल्जर्स, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है यदि वो अपने आप को अपने नियंत्रण में रखे। कीप हिज हेड ऑन हिज सोल्जर का मतलब होता है अपने आप को संतुलित रखना, अपने आप को नियंत्रित रखना और अपने आप को सभी व्यसनों से बचाना, सीधा साधा रहना और स्ट्रेट फॉरवर्ड यदि वो रहेगा तो। इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, और कहता है कि यदि वो उसकी अच्छे से देखभाल करे। कौन करे देखभाल? दे किसके लिए आया? दे उन लोगों के लिए आया जो क्लब चलाते हैं, जिनके लिए वो खेलता है। कि यदि उसको अच्छे से देखभाल करेंगे, उसको नियंत्रित रखेंगे, उसको डिसिप्लिन में रखेंगे, तो वो एक दिन उससे भी बेटर बन सकता है, एक महान प्लेयर बन सकता है। और कहता है ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं फॉर ए यंगस्टर इन द गेम दिस डेज। खेल से मन हटाने के लिए एक यंगस्टर का बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो किसी भी प्लेयर का मन खेल से हटा करके और दूसरी गलत चीज़ों की तरफ लगा सकते हैं। तो इसलिए वो एक दिन बहुत महान खिलाड़ी बन सकता है यदि वो अपने आप को नियंत्रित रखे। ही विल ऑल राइट, ऐसा ही होगा। ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, क्योंकि वो कंट्री की बेस्ट टीम के साथ है, इस कंट्री की बेस्ट टीम के साथ है, इसलिए ऐसा ही होगा। ही इज़ वेरी यंग येट, लेकिन कहता है कि वो अभी बहुत छोटा है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, तो उसका ब्रदर जेफ कहता है कि वो मेरे से तो बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, लेकिन वो कहता है हाँ तुमसे बड़ा है, लेकिन वो फर्स्ट टीम में आने के लिए अभी टू यंग यानी बहुत छोटा है। फर्स्ट टीम का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? फर्स्ट टीम का मतलब होता है जैसे कि लास्ट 11 या लास्ट स्क्वाड जो होती है, क्योंकि एक टीम में मान लीजिए 15 प्लेयर होते हैं तो खेलते 11 ही हैं। तो 11 प्लेयर यदि किसी टीम में खेल रहे हैं तो बाकी जो 4 प्लेयर बचे हैं वो बेंचर्स हैं, बेंच पे बैठे हैं। तो जो फर्स्ट टीम है, फर्स्ट 11 जिसको हम कहते हैं, तो उसमें यदि उसका सिलेक्शन हुआ है तो उसके लिए वो टू यंग है, वो बहुत छोटा है। यू कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, कि तुम इस तरह की एबिलिटी के बारे में कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी बहस नहीं कर सकते। ही इज़ गोइंग टू बाई ए सोप, अब देखिए सोफ़ी क्या कहती है। ही इज़ गोइंग टू बाई ए सोप, वो एक दुकान खरीदने जा रहा है। सोफ़ी सेड फ्रॉम द टेबल, उस पर टेबल पर बैठे बैठे का कि वो एक दुकान खरीदने जा रहा है। हर फादर ग्रीमेस्ड, उसका जो फादर था, ग्रीमेस्ड मीन्स होता है मुंह बनाना, उसके फादर ने इस बात को सुन करके मुंह बनाया। उसने पूछा वेयर हैड यू हियर दैट, तुमने ये बात कहाँ सुनी? तो सोफ़ी कहती है ही टोल्ड मी सो, कि उसने मुझे ऐसा बताया। यानी उसका कहने का मतलब ये था कि उस फुटबॉलर ने ही उसको बताया कि वो दुकान खरीदने जा रहा है, और ये बात सुन करके उसके फादर को विश्वास नहीं होता, इसलिए वो ग्रीमेस्ड करता है, मीन्स मुंह बनाता है और मुख विकृत करता है अपना। और वो पूछता है कि तुम्हें किसने बताया? तो वो बताती है कि मुझे उसी ने बताया। ही मटर्ड समथिंग अनऑडेबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर। ही मटर्ड, वो धीमे से बोला, समथिंग इनऑडेबल, जो कुछ सुना नहीं गया, एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ, ड्रैग्ड मीन्स होता है घसीटना स्टूडेंट्स, एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, और उसने अपने आप को कुर्सी पर घसीट लिया। उसने जब उसने कहा ना कि उसने ही मुझे बताया है, तो उस बात को सुन करके उसने कुछ बोला जो इनऑडेबल था, जो सुन नहीं पाए, और उसने अपने आप को चेयर पर घसीट लिया। दिस अनोदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, और वो कहता है कि ये तुम्हारी कोई दूसरी वाइल्ड स्टोरी शुरू, जंगली कहानी शुरू होगी क्या? शी मेट हिम इन द आर्केड, जोफ सेड, जब उसने कहा, क्योंकि वो पहले से जानता था कि उसकी जो बेटी है सोफ़ी, वो डे ड्रीमर है, वो कुछ भी कल्पना करती रहती है, तो इसलिए उसने कहा दिस अनोदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज। शी मेट हिम इन आर्केड, वो कहती है, वो जोफ कहता है कि वो आर्केड में उससे मिली है, एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसने बताया कि वो किस तरह का दिखता है। वन ऑफ दिस डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू ए लॉर्ड ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड एग्रेसिवली, उसके पिताजी ने थोड़ा सा एग्रेसिव होते हुए, थोड़ा सा गुस्सा होते हुए, थोड़ा सा आक्रामक होते हुए कहा, वन ऑफ दिस डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू ए लॉर्ड ऑफ ट्रबल, किसी दिन तुम अपने आप को मुसीबत में डालने वाली हो, उसके फादर ने थोड़ा सा गुस्से में होते कहा। जोफ नोज इट्स ट्रू डोंट यू जोफ, जोफ जानता है इस बात को कि ये सच है कि तुम एक दिन अपने आप को परेशानी में डाल लोगे। वो पूछता है जोफ क्या तुम नहीं जानते इस बात को? ही डोंट बिलीव यू, थो ही हैड लाइक टू, वो इस बात पर विश्वास नहीं करता, यद्यपि वो लाइक टू, वो कहना चाहता है। तो स्टूडेंट्स ये सीन यही ख़त्म हो जाता है। अब नया सीन आता है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल,
ए टेबल लैंप जो है वो जल रहा है उसके ब्रदर के बेडरूम में, एंड अम्बर ग्लो, और उससे एक पीले रंग का प्रकाश आ रहा है। हर ब्रदर्स बेडरूम, तो अपने ब्रदर के बेडरूम में सोफ़ी होती है और वो वहाँ का बताती है कि टेबल लैंप जल रहा है और उससे एक अम्बर ग्लो निकल रही है और जो बेडरूम की वाल पर टकरा रही है। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड, और उस पर यूनाइटेड की फर्स्ट टीम स्क्वाड का एक पोस्टर लगा हुआ है। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ, और उसके नीचे बीनीथ मीन्स नीचे कलर्ड फोटोग्राफ लगा हुआ है। 3 ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी, और उनमें 3 ऑफ देम, उनमें से 3 द यंग आयरिश प्रोडिजी, कैसे, आयरिश प्रोडिजी उसमें से है और वो कौन है, कैसे है। प्रोडिजी का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक बहुत ही यंग एज में टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन यहाँ प्लेयर हम कहेंगे, वैसे प्रोडिजी का मतलब होता है विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। तो उसमें से विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कैसे है। प्रॉमिस यू विल नो वन, यू विल टेल नो वन, सोफी सेड, सोफी ने कहा कि मेरे से वादा करो कि आप किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर, तो अब उसका ब्रदर कहता है जियोफ के किसी को बताने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। प्रॉमिस जियोफ डैड हैड मर्डर मी, कि आप मेरे से वादा करो यदि आप डैड को भी बताओगे तो डैड मेरा मर्डर कर देंगे। ओनली इफ़ ही थॉट इट वाज ट्रू, तो वो कहता है उसका भाई कि ऐसा तभी तो होगा जब वो ये सोचे कि ये सच है, ऐसे तो तुम सारे दिन कुछ भी कहती रहती हो, तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करते। हाँ, यदि उन्हें कोई ऐसा लगेगा कि विश्वास करने लायक बात है तो निश्चित रूप से आपका मर्डर कर देंगे। क्या, प्लीज़ जोफ, वो थोड़ा सा आर्ग्यू करती है, थोड़ा सा इंसिस्ट करती है, प्लीज़ जोफ, क्रिस सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल। अब वो कहता है क्रिस सोफी, भगवान के लिए सोचो सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम अभी स्कूल हो, छोटी बच्ची हो, मतलब कहने का कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, और कैसी के पास तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, ग्रुप ऑफ गर्ल्स होंगी, तुम विश्वास करो, तुम सोचो तुम क्या कर रही हो, तुम तो भी एक स्कूली छात्रा हो, बहुत छोटी हो। तो कहता है नो ही डजेंट, नहीं उसके पास कोई, उससे कोई लड़की नहीं मिलती है, वो किसी लड़की को नहीं जानता। हाउ कुड यू नो दैट, ही जियर्ड, जियर्ड मीन्स होता है उपहास करना, मजाक उड़ाना। मोकिंगली उसने पूछा हाउ कुड यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, वो कहती है कि उसने मुझे बताया, इसलिए मुझे इसलिए पता है कि उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, वो किसी को नहीं जानता। वो कहता है एज इफ एनी वन वुड टेल ए गर्ल समथिंग लाइक दैट, कि हाँ तुम सोचती हो कि कोई भी आदमी किसी लड़की को इस तरह की बातें बताएगा कि उसके जीवन में कोई लड़की है। यस ही डिड, उसने कहा हाँ वह ऐसा ही है। ही इज़ नॉट लाइक दैट, वो दूसरों की तरह का नहीं है। ही इज़ क्वाइट, वो बिल्कुल शांत व्यक्ति है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट यू अपरेंटली, अब वो कहता है उसका ब्रदर कि ठीक है वो शांत है, लेकिन इतना भी शांत नहीं है जितना शांत वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तुम जानती नहीं हो, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत सारे गर्ल्स होंगी और तुम अभी एक स्कूली छात्रा हो, तो ये सब कुछ जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है, तो भगवान के लिए सब छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसका ब्रदर जोफ उसको ऐसा कहता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है। इससे आगे का जो एक्सप्लेनेशन है हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए रखे हैं। 10 क्वेश्चन हैं, इनको आप देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अनरियलिस्टिक अबाउट सोफीज ड्रीम ऑफ हर फ्यूचर। सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर जेंसी एंड सोफी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। निश्चित रूप से आप इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही चुका होगा कि सोफ़ी क्या ड्रीम कर रही थी अपने फ्यूचर को, और वो सारे अनरियलिस्टिक थे। क्या थे ड्रीम, पहले वो क्या चाहती थी, बुटीक खोलना चाहती थी, फिर मैनेजर बनना चाहती थी, फिर एक्ट्रेस बनना चाहती थी, और उसके बाद फिर वो जो है एक्ट्रेस के बाद साइड में फिर बुटीक खोलना चाहती थी, और एक फैशन डिज़ाइनर भी बनना चाहती थी। ये सब अनरियलिस्टिक थे। जेंसी और सोफ़ी के बारे में यदि डिफरेंट करें तो जेंसी रियलिस्टिक है, और जबकि सोफ़ी क्या है, सोफ़ी डे ड्रीमर है। थर्ड क्वेश्चन है वाई डज जेंसी डिस्करेज सोफी फ्रॉम लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। ये आपने देखा था, पढ़ा था इसमें कि बिस्किट फैक्ट्री थी उनके लिए जहाँ उनको काम मिल सकता था आफ्टर स्कूल। हाउ डू वी नो दैट सोफ़ी फैमिली लिव्ड इन ए पुअर सर्कमस्टांसिस। कैसे हम कह सकते हैं कि पुअर सर्कमस्टांसिस में, आपने देखा उनके स्कूल, उनके घर के पूरे डिस्क्रिप्शन दी गई है अब तक जितना मैंने वीडियो आपके सामने एक्सप्लेन की है। तो उन सारी चीज़ों से हम बता सकते हैं कि वो जो फैमिली है उसकी पुअर सर्कमस्टांसिस में रहती है। क्वेश्चन 6 वाई वाज सोफ़ी जीलस ऑफ हर ब्रदर साइलेंस। अब देखिए आप आया था कि वो जब उसका ब्रदर उसके पास होता था और वो बात नहीं करता था, उसको ऐसा लगता था
कि वो उसके पास है लेकिन वो किसी दूसरे वर्ल्ड में है, तो इसलिए वो उससे जेलस करती थी। क्वेश्चन 7, वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जॉफ मोर देन एनी अदर पर्सन, अपने भाई को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा, क्यों? वाई वाज सोफी जेलस ऑफ जॉफ साइलेंस, ये क्वेश्चन पहले आ चुका, थोड़ा सा चेंज है। और क्वेश्चन 9, वाई डिड सोफी वांट टू बी एडमिटेड इनटू जॉफ्स अफेक्शन, क्यों जॉफ अफेक्शन चाहती थी वो? और डज जॉफ बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी से, उसकी क्या मीटिंग हुई थी, क्या जॉफ उस बात पर विश्वास करता है, बिलीव करता है? ये 10 क्वेश्चन जो अब तक मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया है उससे रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप इनको जो अपने नोट्स बना लेंगे और इनसे अपनी अच्छी से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे भी पता चले और मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फिर से एक बार आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी